गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर यूनिट 2 का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम। क्या इवैल्यूएशन है इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम का, वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो हमारा लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आर सेट ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स, conventions and supporting institutions that facilitate international trade, cross-border investment and generally the reallocation of capital between nation states। अगर आप देखिए तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो सेट करता है एक इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स को, कन्वेंशन को और एक सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन को, जहाँ पे हमारे इस मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू हमें एक इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट होता है। हम अपने क्रॉस बॉर्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और साथ साथ हम अपने कैपिटल का रीएलोकेशन कर सकते हैं नेशन स्टेट्स के बीच में। तो दे प्रोवाइड मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेबल बायर्स एंड सेलर ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी। तो जब हम किसी भी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो हमें प्रोवाइड होता है कि हम अपने बायर्स और सेलर्स के बीच में पेमेंट्स को एक्सेप्ट करें डिफरेंट नेशनलिटी के, जो कि इंक्लूड करता है हमारे एक डिफर्ड पेमेंट को। To operate successfully, they need to inspire confidence, to provide sufficient liquidity for the fluctuating level of trade, and to provide means by which goal imbalances can be corrected। कि अगर आप देखें तो अगर हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से ऑपरेट करना है, सक्सेसफुली ऑपरेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या होगा कि हम इसको इंस्पायर हों, कॉन्फिडेंस हम अपने जितने भी सफिशेंट लिक्विडिटी है उसको प्रोवाइड करें। तो अगर किसी भी ट्रेड लेवल के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशंस आते हैं तो इसके बिहाफ पे हमें प्रोवाइड करना होगा एक ग्लोबल इम्बैलेंस को, जो कि हर एक मैनर के अंदर करेक्ट होना चाहिए। तो द सिस्टम कैन ग्रो ओरिजिनिकली एंड द करेक्टिव रिजल्ट ऑफ द न्यूमरस इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स बिटवीन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर्स स्प्रेड ओवर द सेवरल डिकेड्स। अगर हम देखें तो जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये ग्रो करता है एक कलेक्टिव रिजल्ट के थ्रू, जहाँ पे जितने भी हमारे इंडिविजुअल एग्रीमेंट है किसी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर से जो कि हमारे सेवरल डिकेड से स्प्रेड हो रहे हैं। तो अल्टरनेटिवली हम ये देखते हैं कि कोई भी एक सिंगल आर्किटेक्चरल विजन जो होता है वो हमारे ब्रेटन वुड्स 1944 कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया था। तो अगर हम देखें तो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वो 5 स्टेजेस हैं। अगर हम उनको कंपेयर करें इस टॉपिक के अंदर तो जो पहली जो हमारी स्टेज है दैट इज़ द बी मेटलिज्म बिफोर 1875। सेकंड अगर हम स्टेज की बात करें दैट इज़ द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड 1875 टू 1914। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें दैट इज़ द इंटरवार पीरियड 1915 टू 1944। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज़ द ब्रेटन वुड सिस्टम 1945 टू 1972 एंड लास्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस 1973। तो अगर हम देखें तो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो इवैल्यूएशन है अगर हम उनकी बात कर रहे थे तो वो हमारी 5 स्टेजेस से है। तो अगर हम अपनी फर्स्ट स्टेज की बात करें दैट इज़ द बाईमेटलिज्म बिफोर 1875। तो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड एज इंटरनेशनल मीन्स ऑफ पेमेंट एंड दैट आर एक्सचेंज। अगर आप देखिए तो जब बाईमेटलिज्म पीरियड था 1875 के अंदर तो जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हैं उनको यूज़ किया जाता था इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरीके के पेमेंट्स को करने के लिए, अगर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो एक्सचेंज रेट है अमॉन्ग करेंसीज उनका जो डिटर्मिनेशन किया जाता था वो हमारे गोल्ड और सिल्वर के कंटेंट के बेसिस पे किया जाता था। लेकिन कुछ सीम के बाद हमने देखा कि इसके अंदर एक डिफेक्ट आया और एक ग्रिज़म लॉ ने ये बताया था कि जो हम अपनी मनी को ड्राइव कर रहे हैं किसी भी गुड्स के लिए तो बहुत बैड है। तो अगर आप देखें तो इससे एक ह्यूज वेरिएशन हमने ब्रॉट किया जिसमें हमने अपनी मनी की सप्लाई की, जिसके बेसिस पे हमने देखा कि ये हमेशा अनस्टेबल और कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो सेकंड स्टेज थी हमारी दैट इज़ द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। जब हम अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के अंडर थे तो हमारा जो भी एक्सचेंज रेट होता था डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में उनको डिटरमाइन किया जाता था गोल्ड कंटेंट के थ्रू। तो सपोज़ मान के चलें कि जो 1 आउंस ऑफ गोल्ड है वो 6 पाउंड का है, तो 1 आउंस ऑफ गोल्ड का मतलब है 12 फ्रेंच। तो इट मीन्स 1 पाउंड इक्वल्स टू द 2 फ्रेंच विल बी द एक्सचेंज रेट। अगर 1 आउंस गोल्ड 6 पाउंड है और 1 आउंस ऑफ गोल्ड 12 फ्रेंचेस है तो 1 पाउंड की जो कीमत होगी वो 2 फ्रेंचेस के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट का वैल्यूएशन करते थे।
अगर हम देखें तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्टेज थी दैट इज़ द इंटरवार पीरियड। इंटरवार जो पीरियड था वो 1915 से 1944 के बीच में था। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट का एंड हुआ तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है 1914 के अंदर, तो कुछ मेजर कंट्रीज़ के अंदर हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोज हुआ और हमारा जो गोल्ड एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वान्टिटी में था। लेकिन जब हम इस पीरियड के अंदर थे तो जो कंट्रीज़ हैं वो वाइडली क्या करती थी कि प्रेडेटरी डेप्रिसिएशन करती थी उन करेंसीज़ का, जिसका मतलब था कि हम उन वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट से एक एडवांटेज को गेन कर रहे हैं। लेकिन जो मेजर कंट्रीज़ थी जहाँ पे हमने अगेन अपने गोल्ड स्टैंडर्ड को 1928 के अंदर डिफ़ाइन किया, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कुछ जो मेजर कंट्रीज़ है वो फाइनली अपने गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंड किया गया था 1993 के अंदर। और उसके बाद हमारा एक पेपर स्टैंडर्ड आया था जिसके बेसिस पे जितना भी करेंसी का वैल्यूएशन किया जाता था या जो भी करेंसी सप्लाई में थी वो एक पेपर फॉर्म में की जाती थी। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि क्या इवैल्यूएशन है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम का। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है हमारे वर्ल्ड के अंदर, अगर उसके बेसिस पे हमने देखा कि इन चीज़ों को हमने कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे अगर हमें किसी भी तरीके के पेमेंट्स को करना है तो उसके लिए हमें उन रूल्स को, उन कन्वर्सेशन को और कुछ इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट लेना होगा, जिससे कि हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा सकें, किसी भी क्रॉस बॉर्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने कैपिटल का रीएलोकेशन कर सकें नेशंस के बीच में। लेकिन अगर हमने देखा कि जो ट्रेड है, जो व्यापार हम लोग कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो अगर हम अपने बायर्स और सेलर्स को किसी भी तरीके के डिफ़र्ड पेमेंट को देना हो जो कि एक डिफरेंट नेशनलिटी के हैं, तो उसके लिए हमें उसको सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए हमेशा अपने बायर्स और सेलर्स को इंस्पायर करना होगा कि वो उस कॉन्फिडेंस से, उस सफिशिएंट लिक्विडिटी से, या ट्रेड के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो वो किसी भी ग्लोबल इम्बैलेंस को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये सिस्टम था जो कि बहुत ग्रो हुआ और कलेक्टिवली हमने उन रिजल्ट्स को हर एक इंडिविजुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे देखा कि कौन से ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि सेवरल डिकेड से स्प्रेड हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि एक सिंगल आर्किटेक्चुरल विजन हैपन हुआ जब हमने देखा कि जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर, तब से हमने देखा कि जो मनी का सर्कुलेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में वो स्टार्ट होने लगा। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, अगर हमने उसकी स्टेजेस के बारे में बात की तो उसके अंदर 5 स्टेजेस हमने यहाँ पे पढ़ी। उसमें हमने देखा कि फर्स्ट जो स्टेज थी वो हमारी थी बाईमेटलिज्म बिफोर 1875। सेकंड जो स्टेज थी दैट इज़ द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड 1875 टू 1914। इंटरवार पीरियड दैट इज़ 1915 टू 1944। ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1945 टू 1972 एंड लास्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस 1973। तो अगर हम देखें तो जो बाईमेटलिज्म पीरियड था जो कि 1875 से पहले का था, तो जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे हमारे, उनको यूज़ किया जाता था इंटरनेशनल पेमेंट्स को करने के लिए। अगर हम किसी भी एक्सचेंज रेट को कर रहे हैं किसी भी करेंसी के बीच में, तो जो गोल्ड और सिल्वर कंटेंट के बेसिस पे हमें अपनी मनी का वैल्यूएशन डिटरमाइन करना होता था। लेकिन जब ग्रेशम लॉ आया था तब उन्होंने कहा था कि जो मनी है वो एविडेंट है, मीन्स बैड है अगर वो किसी गुड्स के थ्रू ड्राइव हो रही है। लेकिन हमने देखा कि जो मनी की सप्लाई के अंदर जो ह्यूज वेरिएशन आए तो उससे जो मनी की जो स्टेबिलिटी थी वो अनस्टेबल हो गई और वो कंस्ट्रक्टिव हो गई अमंग द कंट्रीज़। उसके बाद हमने देखा कि जो सेकंड जो हमारी स्टेज थी दैट इज़ द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड हमने ये देखा कि जब भी हम दो कंट्रीज़ के बीच में किसी भी करेंसी की एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं तो वो एक गोल्ड कंटेंट के थ्रू की जाती है। तो सपोज़ करें कि अगर 1 आउंस ऑफ गोल्ड 6 पाउंड्स के बराबर है और 1 आउंस ऑफ गोल्ड 12 फ्रेंच के बराबर है, तो वहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना है तो हम कहेंगे कि एक जो पाउंड है वो $2 के बराबर है। उसके बाद हमने देखा कि जो थर्ड स्टेज थी वो हमारे इंटरवार पीरियड की थी जो कि 1915 से 1944 के बीच में रही। तो जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हुआ तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है 1914 के अंदर वो मेजर कंट्रीज़ ने इम्पोज किया और उसको अपने गोल्ड एक्सपोर्ट के थ्रू किया। तो लेकिन जब इस पीरियड के ड्यूरिंग में थे हम लोग, तो जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इस प्रेडेटरी को डेप्रिसिएशन में माना कि जो भी करेंसीज़ हैं वो किसी भी तरीके के एडवांटेज को गेन करने के लिए वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में पार्टिसिपेट करें। तो जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं वो अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे
1928 के अंदर उनने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को स्टार्ट किया। तो हम वर्ल्ड के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे, तो जितनी भी हमारी मेजर कंट्रीज़ है उन्होंने फाइनली क्या किया, इस गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंड किया 1933 के अंदर। और उसके बाद जो पेपर स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड के अंदर आया। तो ये था हम आज का हमारा टॉपिक जो हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।